हेलो गाइस, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑन सॉल्ट एनालिसिस। तो आज के लेसन में जो है सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्युबिलिटी के रूल्स पढ़ेंगे। देखिए, इसमें एक एक जो पॉइंट मेंशन किया जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप सारे पॉइंट्स को अपने नोटबुक में जहाँ भी इसका नोट्स बना रहे होंगे वहाँ मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि यही जो पॉइंट्स है आगे आपको बहुत जो है मदद करेगा जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इनऑर्गेनिक रिएक्शन बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहला इस सॉल्युबिलिटी रूल में कहता क्या है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। आप जैसे भी ये लेक्चर सुन रहे हो तो आपको पीरियोडिक टेबल भी सामने जो है वो खोल लेना है। तो पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप फर्स्ट का जो मेटल्स है ना, तो उस मेटल से जो भी सॉल्ट बनते हैं सब जो बेसिकली क्या होते हैं, ऑल आर वाटर सॉल्युबल इन नेचर, मतलब सबको बड़े आसानी से जो है वाटर में डिजोल्व किया जा सकता है। अब दूसरा हम लोग देखते क्या है कि अब जो ग्रुप सेकेंड के होते हैं, फर्स्ट का तो क्लियर हो गया, अब ग्रुप सेकेंड के जो स्टार्टिंग के जो मेंबर्स होते हैं ना, उससे अगर हम लोग मिला के जो है सॉल्ट बनाते हैं उसका, ठीक है, तो वो जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ग्रुप सेकंड के बस स्टार्टिंग के जो मेटल्स होते हैं वही वाटर सॉल्युबल होते हैं, और इसके जो आखिरी के जो मेटल्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है इसके रिगार्डिंग, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ ये ध्यान रखना है जितने भी नाइट्रेट्स होंगे सभी बहुत अच्छे से क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। यही सारे पॉइंट्स जो आपको आगे चल के जो है बहुत बेनिफिट साबित होगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनना है और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है और टाइम टू टाइम जो है इसको रिवाइज करना है। यहाँ फोर्थ में क्या कह रहा है कि ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, जितने भी क्लोराइड्स हमें दिखेंगे सबको ये देखते हमें समझ जाना है कि दे ऑल आर इजिली डिजोल्व इन वाटर। लेकिन अगर ये सब जो मिले तो ये सब एक्सेप्शन है, ये सब डिजोल्व नहीं होंगे। तो पहला कौन सा एग्जाम्पल में AgCl, दूसरा है PbCl2 और तीसरा है Hg2Cl2। तो ये तीन जो है इस केस में जो है एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन को आपको बड़े ध्यान से जो है याद रखना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में जो है एक्सेप्शन से बहुत बार मैंने देख रखा है कि जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि ऑल आयोडाइड्स आर वाटर सॉल्युबल। इसमें भी क्या है, सारे आयोडाइड्स जो है वो वाटर सॉल्युबल होंगे। लेकिन यहाँ पे भी कुछ का जो है एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेगा। एक AgI है, फिर PbI2 है, फिर Hgi2 है, और फिर क्या है Hg2I2 है। फिर 6 में क्या देखने को मिला है, छठे पॉइंट में ये सॉल्युबिलिटी रूल का, ऑल ब्रोमाइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट। इसमें भी क्या हो जाएगा, सब के सब ब्रोमाइड जो है वो वाटर सॉल्युबल होंगे बस इनको छोड़ के। तो एक हो जाएगा AgBr, दूसरा हो जाएगा PbBr2, तीसरा हो जाएगा HgBr2 और चौथा हो जाएगा Hg2Br2। तो यहाँ पे आपको आई होप एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। वो पैटर्न क्या अभी मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे सिल्वर का क्लोराइड ये क्या है, डिजोल्व नहीं हो रहा है वाटर में। यहाँ पे सिल्वर का आयोडाइड भी और यहाँ सिल्वर का ब्रोमाइड भी डिजोल्व नहीं हो रहा है। फिर लेड का देखते हैं, तो लेड का क्लोराइड, लेड का आयोडाइड और लेड का जो है ब्रोमाइड, ये तीनों केस में जो क्या हो रहा है, ये डिजोल्व नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे अब क्या देखते हैं, जैसे Hg2Cl2 जो है, तो ये क्या हो रहा है, ये भी इनसॉल्युबल है। और यहाँ पे इसी तरीके से आयोडीन के केस में देखते हैं तो Hg2I2 भी इनसॉल्युबल है वाटर में, और यहाँ पे ब्रोमीन के केस में भी क्या हो रहा है, Hg2Br2 भी जो है इनसॉल्युबल है। लेकिन ये दो केस हमारे सामने जो आता है, एक क्या हो रहा है, एक हमारा आयोडाइड का हो रहा है और दूसरा जो है ब्रोमाइड का हो रहा है। उस केस में जो है Hgi2 यहाँ आयोडाइड में हो गया और Hgbr2 भी जो है वाटर इनसॉल्युबल है। तो आप सोचोगे इसी अकॉर्डिंग जो है HgCl2 का क्या होता है। तो HgCl2 तो ये तो मैंने लिख नहीं रखा है कि एक्सेप्शन केस है, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये जो HgCl2 है यहाँ पे वाटर में सॉल्युबल होता है। तो आप बस HgCl2 को जो है नोट करके लिख लेना कि ये वाटर सॉल्युबल होता है। उसके अलावा जो है आप बड़े आसानी से याद रख सकते हो कि सिल्वर का अगर क्लोराइड होता है या फिर सिल्वर का आयोडाइड या फिर सिल्वर का ब्रोमाइड तो वो वाटर इनसॉल्युबल है। या फिर लेड का देख लीजिए, तीनों इसका जो कंपोजिशन है वो भी इनसॉल्युबल है। यहाँ पे Hg2 जो उस तरीके से लेके चलते हैं तो इसमें क्लोराइड, आयोडाइड और ब्रोमाइड तीनों जो है इनसॉल्युबल है। बस यहाँ एक ये चीज याद रख लो, HgCl2 आप लोग कि वाटर सॉल्युबल है। इसके अलावा इस तरीके से पैटर्न बैठा के जो बड़े आसानी से जो है याद रख सकते हो कि ये इनसॉल्युबल होता है। और इसके अलावा अगर कुछ भी पूछा जाता है तो उसको बड़े आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल इन नेचर। तो यहाँ पे अब हम लोग सल्फेट का देखते हैं। तो सल्फेट का आखिर कैसा होता है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी रूल में के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ ऑल सल्फेट आर जो है वाटर सॉल्युबल, सारे सल्फेट जो वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। बस आपको ये तीन केस ध्यान में रखना है। एक होता है लेड सल्फेट, ठीक है, PbSO4, फिर क्या हो गया मरकरी का सल्फेट और यहाँ पे सिल्वर का सल्फेट। ये तीनों जो है वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, इट्स अ वाटर इनसॉल्युबल। वहीं अगर हम लोग बात करें दो और सॉल्ट का इसमें सल्फेट का, एक बेरियम सल्फेट हो गया, दूसरा कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये स्पायरिंगली सॉल्युबल होते हैं,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये 2 स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं और 3 जो है इसका एक्सेप्शनल केस होता है। अब नेक्स्ट 8 पॉइंट देखते हैं इस सॉल्युबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, ऑल कार्बोनेट्स, सल्फेट का भी हम लोग ने देख लिया, अब कार्बोनेट्स का बात करेंगे और इसके लास्ट में जो है फिर हम लोग डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, वो हो जाएगा हमारा सल्फाइड्स के ऊपर। इसके रिगार्डिंग जो है हमारा सारा कॉन्सेप्ट फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल, ये ध्यान रखना है कि अब तक जो भी हम लोगों ने 7 तक पढ़ा वो क्या पढ़ते थे कि ऑल आर वाटर सॉल्युबल, तो इसीलिए जो भी एक्सेप्शन में जाता था वो क्या होता था, वो इसका अपोजिट मतलब वाटर इनसॉल्युबल होता था। लेकिन कार्बोनेट के केस में क्या हो रहा है कि सभी के सभी जो है वाटर इनसॉल्युबल रहेंगे और एक्सेप्शनल केस जो है वो वाटर सॉल्युबल होगा। तो एक्सेप्शनल केस कौन हो जाएगा, ग्रुप फर्स्ट का जो मेटल होगा, आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, और ग्रुप सेकंड का जो है इनिशियल मेंबर होगा। इसका जो लास्ट का जो मेंबर्स होगा वो सब भी जो है बड़े आसानी से क्या कर पाएगा, अपने कार्बोनेट फॉर्म में जो है इनसॉल्युबल हो जाएगा, इनसॉल्युबल होकर जो है पीपीटी प्रेसिपिटेट के रूप में वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देखिए तो सल्फाइड के रिगार्डिंग क्या कहा जा रहा है कि जितने भी सल्फाइड होते हैं सब एक्चुअल में वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, बस कुछ एक्सेप्शन ध्यान रखना है जो बड़े आसानी से वो अपने सल्फाइड फॉर्म में जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। वो कौन से हैं, तो ग्रुप फर्स्ट के मेटल्स, तो ग्रुप फर्स्ट के जो भी मेटल्स होंगे अगर वो सल्फाइड के साथ कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना रहे हो तो वो बड़े आसानी से वाटर में डिजॉल्व हो पा रहे होंगे। और दूसरे केस में क्या देखने को मिल रहा है, इनिशियल मेंबर ऑफ ग्रुप सेकेंड। तो ये भी आई होप आपको पैटर्न जो है एक रटा रटा लग रहा होगा कि अधिकतर के एक्सेप्शन केस में आप देख रहे हो ग्रुप फर्स्ट और जो ग्रुप सेकंड के इनिशियल मेंबर। तो आप वही मैं कह रहा हूँ कि बार बार अच्छे से आप एक दो बार रीड करोगे ना तो बहुत कुछ जो है आपको पैटर्न सिमिलर देखने को मिलेगा और ये सब फैक्ट्स फिगर्स जो है लंबे समय तक आप ध्यान में रख पाओगे और इसका बेनिफिट आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में देखने में को मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो एक हो जाता है NH4 इसका भी सल्फाइड जो क्या होता है, जो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने 9 पॉइंट्स देखा और हमारा सारा जो है सॉल्युबिलिटी रूल्स जो है जो भी उसके मेजर रूल्स थे वो क्लियर हो गए। तो इसको आपको हर हालत में जो है नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि देखिए इसमें जो है कोई भी रॉकेट साइंस आपको नहीं लगा, मुझे भी समझाने को या फिर आपको भी समझने को। लेकिन क्या करना होता है, ये सारे फैक्ट्स को अगर आप बहुत अच्छे से जो है अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेते हो एज अ नोट्स, तो यहाँ पे क्या होता है समय समय पे आप रिवाइज करोगे तो ये फैक्ट्स फिगर्स रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक का बेनिफिट क्या होता है कि बहुत चीज़ों में आपको जो है लॉजिकल नहीं होना पड़ता है, बहुत फैक्ट्स और फिगर्स को एज इट इज़ जो है उसको क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। तो इसके लिए आप अपना ट्रिक लगाओ, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके जो थे सॉल्युबिलिटी रूल के वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे इसी तरीके से जो है ये जो स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे ऑब्जर्वेशन टेबल का हमारा जो है वो क्या चलेगा, एक फॉर्मेट चलेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जर्वेशन टेबल में ऑब्जर्वेशन हम लोग मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद गैस होगा, उसके बाद रेडिकल्स होगा। तो आगे जो है मैं ये टर्म को बार बार नहीं लिखूंगा, यहीं से जो आप एक बार जो है इस तरीके से फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, उसके बाद इसी तरीके से वन पॉइंट सेकेंड पॉइंट इस तरीके से कंटिन्यू में लिखते चले जाइएगा। ये सबको भी नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दो बार आप इसको भी नोट करके देखते चले जाओगे तो ये आपको लंबे समय तक माइंड में बना रहेगा। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन देखने को क्या मिलता है कि न्यूट्रल गैस बर्निंग विथ ब्लू फ्लेम। तो ये एक न्यूट्रल गैस है जो बर्निंग होता है ब्लू फ्लेम के साथ। तो वो कौन सा गैस होता है, तो डेट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें कोई भी रेडिकल हमें देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो देखिए सेकंड में क्या है, पंजेंट गैस। ठीक है, टर्निंग लाइम वाटर मिल्की, मतलब एक पंजेंट गैस के फॉर्म में निकलेगा और उस गैस को अगर हम लोग लाइम वाटर के साथ जो है रिएक्शन कराते हैं तो वो लाइम वाटर को कन्वर्ट कर देगा मिल्की में। तो वो कौन सा गैस होता है, तो वो गैस हमारा हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि आपको फॉर्मेट पता है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन जो लैब में करने पे देखने को मिलता है, फिर उस ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता चलता है कि आखिर वो ये जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन हुआ वो किस गैस के द्वारा हुआ। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगा, तभी इस तरीके का जो हमें सीन देखने को मिलेगा कि वो पंजेंट गैस होगा, उसका स्मेल बिल्कुल पंजेंट होगा। और वो गैस को जो अगर हम लोग यूटिलाइज करें लाइम वाटर में तो उसको जो है टर्न बदल देगा मिल्की में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कौन सा रेडिकल हो जाता है, तो SO3, और SO3 पे कितना चार्जेस होता है, तो -2 चार्ज। तो इस तरीके से ये रेडिकल हो गया, ये गैस हो गया और ये इसका ऑब्जर्वेशन हो गया। थर्ड में देखते हैं गैस विथ रॉटन एग स्मेल। रॉटन एग स्मेल मतलब क्या होता है, एग रहता है ना, एग आप ऑब्वियस सी बात है आप लोग खाते हो, तो एग जब सड़ जाता है ना तो सड़ने के बाद जिस तरीके का स्मेल करता है, तो ये गैस एग्जैक्टली जो है वैसा ही स्मेल करता है एंड बर्न्स विथ फ्लेम। ठीक है, तो ये वही जब फ्लेम के सामने जो इसको बर्न किया जाता है तो इस वो जो गैस निकलता है तो उसका स्मेल एग्जैक्टली रॉटन एग की तरह होता है। तो वो कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। ठीक है,
सॉरी, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो H2S हो गया और इसका यहाँ पे हमें सल्फाइड जो है वो रेडिकल देखने को मिलता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी रॉटेन एक स्मेल देखने को मिले तो यहाँ से आपको H2S जो है ये ध्यान में आना चाहिए। ये आई होप क्लास 10th या फिर 9th में आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे कि H2S जो गैस होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका स्मेल कैसा होता है, रॉटेन एग की तरह। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने ऑब्जर्व